बुधवार को इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में। 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत यह तय करेगी कि जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट दायर की है उस पर संज्ञान लेना है या नहीं लेना है। तो ईडी का एक्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन। अलग अलग जगहों पर ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और जहां ईडी दफ्तर नहीं है वहां जिला मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और पटना, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के नाम को ऐड किया है और उसी का विरोध कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं और ईडी के दफ्तर का घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। बीजेपी ने कहा कि धरना और प्रदर्शन का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन देश में लूट मचाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। आप इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या है जो पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर आई है। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर किए गए। जांच में ये भी पता चला कि यंग इंडिया कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडिया ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9.2 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडिया को सुपुर्द कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासी रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ईडी जांच पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी खुलकर हमलावर है। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से हमारे नेतृत्व के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप देखा होगा आपने कल की चार्जशीट जो नेशनल हेराल्ड केस में जो दाखिल किया है ईडी ने, और पूरी तरीके से वो फेक है और जानबूझकर केवल हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी जब से ये सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, शहर पूरे सड़क से लेके सदन तक, ये सरकार बौखला गई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है।
कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। आज दूसरे दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कल वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ हुई है। उधर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं, ना ही किसी से डरने वाले हैं। इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बार भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। संभल के जनेटा शरीफ दरगाह में अवैध मुतवल्ली के कारनामे का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम और स्वास्थ्य महकमे ने जांच शुरू की तो पता लगा कि वक्फ के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को दरगाह के अंदर क्लिनिक मिला है, उसमें एक्सपायरी दवाएं मिली है, जिसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। क्लिनिक संचालित है। कल एसडीएम महोदया के साथ में मैं भी वहाँ गया था, तो वहाँ क्लिनिक की व्यवस्था में पाई गई, जैसे डिस्पेंसरी और क्लिनिक वहाँ स्थापित था। कोई दवाइयाँ थी जो प्राप्त हुई, इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी और इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो रजिस्टर्ड है। तो इस दृष्टिगत उसको अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी पार्षद ने खुद ही मुंडन करके विरोध जताया। नगर निगम गेट पर बैठकर खुद ही सर गंजा कर लिया। पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में नरेश शर्मा उर्फ नीटू बीजेपी पार्षद हैं और उनका आरोप है कि 2 महीने पहले नगर निगम ने उनके वार्ड में बिना बताए सड़क निर्माण का भुगतान कर दिया। नियमों को दरकिनार करते हुए ठेकेदार को भुगतान किया गया। मेरे को भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था। अब ये लोग कह रहे हैं, मैंने तो कहा मेरे को किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना था। आज भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मैंने मुहिम छेड़ी है। नगर निगम भ्रष्टता की चरम सीमा पे आ गया है। ये काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन सभी भ्रष्टाचार और उसके लालच में उन्होंने लोगों ने बंद कर दिया है। आज देख रहे हो लखनऊ में पिछले दिनों तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से मिली राहत के बाद अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बीते 2 दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और तेज धूप के कारण दिन और रात दोनों में तापमान बढ़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 अप्रैल से मौसम फिर से बदलने वाला है। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे छिटपुट बारिश और साथ ही में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि पछुआ हवाओं का जो चलन बढ़ेगा, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ 18, 19, 20 3 दिन थोड़ा मौसम फिर से एक हल्का बूंदाबांदी कुछ जगहों में गरज चमक के साथ एवं तेज हवाओं भी चल सकती है। तो ये आने वाला जो 3 दिन 18, 19, 20 थोड़ा सा मौसम सक्रिय। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद प्रदेश वासियों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम शुष्क होने और तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि 18 अप्रैल से मौसम बदलने के आसार हैं, जिससे 18 से 20 अप्रैल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है और तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत भी मिलेगी।
इसके अलावा मौसम विभाग ने मॉनसून सीजन यानी कि जून से सितंबर 2025 के लिए भी अनुमान जताया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सामान्य से 5% अधिक बारिश होने की संभावना है। कानपुर में जहां कल से तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं आज तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां पर सूरज की तपिश तेज है, तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में मौसम वेधशाला में सूर्य की तपिश नापने के लिए लगाया गया कागज भी आज जलता हुआ नजर आया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और बदलते मौसम बीमारियों को बढ़ावा देंगे। उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां एक और पिछले दिनों तापमान में गिरावट थी, तो एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय के वेधशाला में आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर जो हीट के बारे में बताता है, इसकी अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर इसका कंटिन्यूस बर्न करता जा रहा है। और तापमान की बात की जाए तो तापमान 40 डिग्री तक पहुँचता है। हीट वेव्स तेज चल रही हैं और गर्मी चरम पर है। और ऐसे में जहाँ एक और लोगों को 48 घंटे तक सिर्फ राहत मिली, तो एक बार फिर से गर्मी बढ़ चली। और मौसम विभाग की माने तो अभी 48 घंटे तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि बूंदाबांदी भी कहीं हो सकती है, मगर इस उतार चढ़ाव, इस मौसम के उतार चढ़ाव से सांस और हृदय के रोगियों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। विजयनगरी से आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गर्मियों में पानी की ठंडक किसे अच्छी नहीं लगती, वो इंसान हो या वन्य जीव। इन दिनों वाइल्ड लाइफ के इस तरह के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें पानी में वो अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। पानी में अटखेलियां करते ये हाथी अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही कार्बेट में कई वन्य जीव अपना सारा समय पानी के पास ही गुजार रहे हैं। कई जगह पानी की कमी के चलते कॉर्बेट की नदियों के पास ही ये वन्य जीव टहल रहे हैं। हाथियों का तो पूरा जमावड़ा ही नदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वहीं टाइगर भी अपने शावकों के साथ पानी में मस्ती करता दिख रहा है। तो यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को नदियों के पास ही हाथी और टाइगर के दीदार हो रहे हैं। गर्मियों में क्या होता है, वाटर क्राइसिस हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो आपका जो वन्य जीवन है वो पानी के आसपास ही सिमट जाता है। तो ये अच्छा समय होता है जिसमें जो पर्यटक हैं यहाँ आते हैं, उनको अच्छे तरीके से दीदार होते हैं वाइल्ड लाइफ के। जैसे उसमें आपका जो मेजर वाइल्ड लाइफ है, टाइगर हो गया, हाथी हो गया, या बर्ड्स होगी, बटरफ्लाइज हो गई, तो आपको पानी के आसपास मिलते हैं। जैसे आपको इस समर में जो आपका रामगंगा नदी है या आपका कोसी रिवर है, उसमें बाघ आपको बैठे मिल जाएंगे, पानी अपने को ठंडा करते हुए, हाथी मिल जाएंगे मस्ती करते हुए। कॉर्बेट में बहने वाली रामगंगा नदी हो या रामनगर की कोसी नदी, इन दिनों यहाँ जमकर वाइल्ड लाइफ दिख रही है। इसके अलावा वन विभाग द्वारा बनाए गए वाटर होल भी वन्य जीव को पसंद आ रहे हैं। यहाँ वन्य जीव आकर गर्मी से राहत ले रहे हैं। यहाँ भी बाघ और हाथियों को मस्ती करते देखा जा रहा है। इन दिनों पर जहाँ भी पानी की मात्रा अधिक रहती है, वहाँ पर साइटिंग प्राय हो जाती है। जैसे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामगंगा नदी में और कालागढ़ रिजर्वायर के पास में, और रामनगर क्षेत्र में जो कोसी नदी है, इसमें भी काफी साइटिंग्स होती हैं। और इन सबको छोड़ दिया जाए तो जो वन विभाग के द्वारा वन्य जीवों के पानी सुचारू रखने के लिए वाटर होल्स बनाए जाते हैं, उन पे भी टाइगर, हाथी और काफी बर्ड्स की साइटिंग इजी होती है गर्मियों के सीजन में। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से जानवरों की भी मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसे में वन्य जीव पानी वाले इलाके के आसपास ज्यादा घूम रहे हैं, तो सैलानी भी पानी में वन्य जीवों की मस्ती देख काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पीलीभीत में एनकाउंटर में पुलिस ने एक गौकश को गोली मारकर घायल किया। पुलिस ने घायल समेत 7 गौकश को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 1 बाइक, 2 मोबाइल, 1 बछड़ा बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके एनकाउंटर में बदमाशों को पकड़ लिया। सूचना मिली कि कुछ गोकश खमरिया पट्टी क्षेत्र के पास गोकश की घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो वहां पर उसी समय पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस से फायर किया गया। इसके जवाब में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है, पुलिस मुठभेड़ में 1 घायल हुआ है, एवं अन्य 7 को भी साथ में गिरफ्तार किया गया। सभी 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।